बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और एक आध संगठन नहीं, बहुत संगठन है इस राष्ट्र में, हजारों संगठन है, और सभी दावे करते हैं कि हम भाई राष्ट्रभक्त है। लेकिन राष्ट्रभक्त थोड़ा अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राष्ट्र क्या, राष्ट्र की परिभाषा क्या, राष्ट्र की अवधारणा क्या, राष्ट्र के घटक क्या, किन किन चीज़ों से मिलकर राष्ट्र बनता है। मैं इस पर थोड़ा अपने विचार रखता हूँ कि राष्ट्र को राष्ट्र रहने के लिए 4 चीज़ें होनी अनिवार्य है। नंबर 1, राष्ट्र को राष्ट्र रहने के लिए सबसे पहले देश चाहिए। देश का अर्थ होता है यहाँ पर स्थान से, जैसे हम उपासना करते हैं भाई अपने मन को शरीर के किसी देश में लगाए, अर्थात किसी स्थान में लगाए। तो राष्ट्र को राष्ट्र रहने के पहले देश चाहिए, अर्थात उसको स्थान चाहिए। नंबर 2, फिर राष्ट्र को राष्ट्र रहने के लिए पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या चाहिए, बिना जनसंख्या के राष्ट्र नहीं है। और नंबर 3, राष्ट्र को राष्ट्र रहने के लिए उस स्थान पर जो लोग जो जनसंख्या रह रही है उन लोगों का उस जमीन पर मालिकाना हक होना अनिवार्य है, तभी ये राष्ट्र रहेगा। इन 3 चीज़ों से मिलकर बना एक शरीर, लेकिन बिना आत्मा के ये शरीर कुछ भी नहीं है, नथिंग है। तो इस राष्ट्र की जो आत्मा है वो है इस संस्कृति। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्र फैलता भी है, राष्ट्र सिकुड़ता भी है, राष्ट्र मिट भी जाते हैं, नए राष्ट्र बढ़ भी जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक राष्ट्र का एक पूर्वी हिस्सा था, उसका नाम था सिंध। एक उत्तरी हिस्सा था, उसका नाम उत्तरी पंजाब भी कहते हैं। एक और हिस्सा था बलूचिस्तान। इन तीनों से मिलकर बना था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में ज़मीन किसकी बताओ? ज़मीन किसकी? हमारी। भाई हमारी तो थी, वो फिर बाहर से थोड़ी आई ज़मीन, तो ज़मीन भी हमारी थी। जो वहाँ के जो लोग, जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है वो किसकी? वो भी हमारी लोग थी, वो भी बड़ी थी। तो ज़मीन पर मालिकाना हक भी है, लेकिन वहाँ से क्या निकल गई? हमारी संस्कृति। और जितने जितने हिस्से से हमारी संस्कृति निकल गई, उतने हिस्से से भारत मर गया। बताओ मरा कि नहीं मरा? इसके बाद आगे तो बांग्लादेश में जमीन किसकी? हमारी। वहां की जनसंख्या किसकी? वो भी हमारी। तो लोग हमारे तो थे। आज भी अपने जब नाम के पीछे लगाता है, कोई गौतम लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, तो वो हमारे पुत्र लगाते हैं। तो उन लोगों को जमीन पर मालिकाना हक आज भी है, लेकिन वहां से हमारी क्या निकल गई? संस्कृति। और उतने हिस्से से हमारा भारत मर गया। ये राष्ट्र बनता भी है, राष्ट्र बिगड़ता भी है, राष्ट्र मिट भी जाते हैं, नए राष्ट्र बनते भी है, सारा काम होता है। इसी तरह से हमारे राष्ट्र से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, ये जितने भी आप नाम सुन रहे देशों के, ये देश आर्यभट्ट के किसी समय पे इससे हुआ करते थे, और आज ये देश हमसे अलग हो चुके हैं। इससे आगे मैंने आपको बताए थे राष्ट्र को राष्ट्र रहने के 4 घटक। पहला हो गया था जमीन, जनसंख्या, मालिकाना हक और संस्कृति। और राष्ट्र फैलता भी है। वो कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे राष्ट्र के साइड में एक देश पड़ता है, कौन सा? कनाडा। कनाडा में लोग किसके? हमारे तो नहीं है। पॉपुलेशन, जनसंख्या हमारी नहीं है, और ना ही हमारे लोगों को जमीन पर मालिकाना हक है। लेकिन आप जब वहां जाएंगे तो आपको वहां पर हमारे देश की संस्कृति जीवन मिलेगी। वहां पर आपको धोती कुर्ते बिकते हुए मिलेंगे, वहां पर आपको बेगना रामदेव के स्टोर मिलेंगे, वहां पर आपको रसोई में वो सारा सामान मिलेगा जो हमारे देश में मिलता है। तो वहां क्या घुस गई? हमारी संस्कृति। और जितने जितने हिस्से में हमारी संस्कृति घुस गई थी, आज उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? एक लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार देश फैलता भी है। अभी हमने 4 घटकों के नाम सुने, ये थे घटक। इन 4 चीजों से मिलकर बनाए राष्ट्र। अब राष्ट्र की बात करते हैं वर्तमान में। सबसे पहले जमीन की। हमारी जमीन कहां से कहां तक थी और कहां से कहां तक रह गई है? आज से लगभग 6500 साल पहले जो हमारी जमीन थी, अर्थात पूरे भूमंडल पर हमारा चक्रवर्ती शासन हुआ करता था। लेकिन महाभारत के बाद हमसे यह सब छिन गया। वो क्या कारण रहा? सिद्धांतों की अवहेलना। और चोटी पर चढ़ने के बाद जो गिरावट आती है, वो गिरावट आई, और आलस्य और
प्रमाद अर्थात हमसे ये आज से प्रमाद आते गए और हम सिद्धांतों से विहीन होते गए और हमारा राष्ट्र से और जो आर्य वर्ग था वो खंड खंड टुकड़ों में बट गया। उसके बाद पॉपुलेशन जनसंख्या पहले कहाँ थी और अब कहाँ पर है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आज से लगभग 70-80 साल पहले जब यह देश आजाद हुआ था सन 1947 के समय, अब पाकिस्तान में देखो वहां पर जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, वहां पर हमारे लोग कितने थे? लगभग 17% थे और आज घटकर कितने रह गए हैं? मुश्किल से 1%। और हमारे देश में जो आज अल्पसंख्यक है उनकी जनसंख्या पहले कितनी थी? 1947 के समय में कुल 3% और आज कितनी हो गई है? लगभग 30% के आसपास है। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजे पर अवश्य बढ़ाना चाहिए। हमें बीजे का अर्थ भी जानना चाहिए कि बीजे क्या है। बीजे क्या केवल श्री राम ने एक रावण को मारा था? क्या केवल उसी का नाम बीजे है? नहीं, उसने केवल रावण को नहीं मारा, उसने एक बुराई को मारा था। उन्हें वेद के जो खिलाफ चल रहे थे उनको मारा, उन्होंने असत्य को मारा, उन्होंने अधर्म को मारा। और यही बीजे को लेकर एक महर्षि दयानंद भी चले थे। और महर्षि दयानंद ने किस किस से मुकाबला किया, किस किस से उन्हें लड़े, किसके लेकर लड़े? वेद को लेकर लड़े। वो कैसे लड़े? उन्होंने वो अकेला एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे तमाम कपोल करके जो पाखंड चल रहे थे, जो ग्रंथ चल रहे थे, जो उन्होंने अपनी पोप लीलाएं बढ़ा रखी थी, वो उनके खिलाफ एक अकेला व्यक्ति खड़ा हो गया था। उससे बहुत लालच दिए गए। उसने कहा तुझे हम भगवान बना देंगे, तुझे हम ईश्वर का अवतार घोषित कर देंगे, तू केवल सत्य कहना बंद कर दे। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा अगर आप मेरी 10 उंगलियों को जलाकर भी जला दोगे तब भी मैं सत्य कहना नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा सत्य कहूंगा। इसीलिए हमारा जो आज ये कार्यक्रम हुआ है यह आर्य महासंघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा द्वारा हुआ है। और हम सभी का यह कर्तव्य बन जाता है कि अपने वेद के सिद्धांतों को चलते हुए, अपने ऋषि दयानंद के मिशन को लेते चलते हुए, ऋषि दयानंद के मिशन कौन सा था? उन्होंने गुलामी के समय में क्या चाहिए थी? स्वतंत्रता, अर्थात स्वतंत्रता, अपना तंत्रता, ऐसा नहीं कि मेरा तंत्र या सोनभद्र तंत्र या केवल राकेश भगत जी का तंत्र या केवल प्रधान जी का तंत्र। हमारा तंत्र कौन सा है? वेद का तंत्र। तंत्रता शासन, हमारा शासन किसके अनुकूल होना चाहिए? वेद के अनुकूल होना चाहिए। और उसी वेद के